गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। सेल यानी बैटरी। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रकार के सेल देखे होंगे, बैटरीज देखे होंगे। ठीक, घड़ी में हम जो घड़ी पहनते हैं उसमें भी एक बैटरी लगी होती है। हम दीवार घड़ी में जो बैटरी यूज करते हैं वहां भी एक सेल का यूज करते हैं। इसी प्रकार से हम बल्ब को, टीवी को, फैन को चलाने के लिए भी एक प्रकार का बैटरी यूज करते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। राइट। तो ये सेल क्या होता है, कैसे ये काम करता है, आज के क्लास में हम लोग ये चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अभी तक हमें पता है कि अगर हमें विद्युत धारा का प्रवाह करना है तो विद्युत धारा का प्रवाह तभी होता है जब उसके अंदर से आवेश के कण, आवेश के पार्टिकल्स गति करते हैं। आवेश के पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जो कि वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। तो हमने एक कन्वेयर बेल्ट वाला एग्जाम्पल पढ़ा है, तो उसी से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक बनाया कन्वेयर बेल्ट। यहाँ पे हम क्या लगा के रखते हैं? कन्वेयर बेल्ट को घुमाने के लिए पुली लगा के रखते हैं। ठीक, घिरनी लगा के रखते हैं जिसकी वजह से कन्वेयर बेल्ट घूमता है। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो देखिए, अगर ये बेल्ट है तो जो कन्वेयर बेल्ट होता है उसके आपस में लिंक एकदम जुड़े होते हैं, लिंक बाय लिंक वो जुड़ा रहता है, तभी तो ये घूम पाता है। ये घिरनी के द्वारा पावर ट्रांसमिट होता है और ये पूरा ऐसे लगातार निरंतर चक्कर काटता रहता है। एक तरफ से गया और दूसरी तरफ से वापस लौट जाता है। अगर हम बात करें अपने विद्युत के सरल परिपथ के रूप में, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे कि ये एक हमारा परिपथ है। ठीक, ये एक हमारा परिपथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स दबे होंगे। ये ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे अगर ये बेल्ट होता तो इसमें लिंक्स आपस में जुड़े होते, तो ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें दबे रहेंगे, ऐसे एकदम एक दूसरे से कसे होंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, गति करेंगे, तभी जाके हमारा कार्य होगा। अगर हम मान के चलें ये बेल्ट है, अगर इस बेल्ट के ऊपर आप यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो ये बेल्ट आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगा, क्योंकि बेल्ट घूम रहा है, आप हमारा कार्य हुआ जाने का। तो सेम इसी टाइप से यदि हमें किसी बल्ब को जलाना है, किसी फैन या फिर टीवी को चलाना है, तब हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो इनके हम बीच रास्ते में कहीं कोई बल्ब या फिर फैन लगा देंगे। कहाँ पे? इनके बीच रास्ते में इधर से कहीं पे हम बल्ब या फिर फैन लगा देंगे, और जब रास्ते में ये बल्ब और फैन चलेंगे तो उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा तो फिर हमारा बल्ब चलेगा, फैन चलेगा। ठीक, अब देखिए, अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा कैसे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा कैसे? ये तभी करेगा जब हम इसको धक्का लगाएंगे। पढ़ा था हमने इससे पहले भी ना, एक धक्का हम देंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, गति करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और यदि आप धक्का नहीं लगाते हैं तो आपका बल्ब, फैन, टीवी नहीं चल पाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए, गति कराने के लिए धक्का लगाना पड़ेगा। अब धक्का लगाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कुछ ऊर्जा देना पड़ेगा। इसे ऊर्जा आप देंगे तभी तो हमें इस पे धक्का लगेगा और जाके हमारा तब जाके कार्य होगा। तो अब हमें धक्का लगाने के लिए स्रोत चाहिए। स्रोत यानी कोई सोर्स चाहिए जिसकी वजह से हम धक्का लगा पाएंगे। तो वो स्रोत हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए? जैसे कि आप ये देखिए, जब आप कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी को ऐसे खींचते हैं। तो बाल्टी को ऐसे खींचते हैं तो आप उसमें भी एक बल लगाते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। कौन सी ऊर्जा देते हैं? अपनी बॉडी का ऊर्जा देते हैं। मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, मांसपेशियों का बल लगाते हैं, तब जाके पानी निकलता है, आपका कार्य होता है। ठीक, तो हमें भी यहाँ पे एक स्रोत की आवश्यकता है जो कि धक्का लगाए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराए। तो वो स्रोत का नाम है सेल। वो कौन सा हमारा स्रोत होगा? सेल होगा। और ये सेल इस पूरे परिपथ में कहीं भी लगा होगा। या आप सेल को यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने सेल को यहां पे लगाया, जो कि क्या काम करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा देगा, धक्का लगाएगा, मूव कराने के लिए, गति कराने के लिए। ठीक, अब ये सेल होता क्या है, ये सेल करता क्या है? तो सेल दरअसल एक युक्ति है, डिवाइस है, जो कि क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करके देता है।
और जब हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उस विद्युत ऊर्जा से हम उसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और साथ में साउंड मैकेनिकल एनर्जी में भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। साउंड यानी आप लाउड स्पीकर में गाने सुनते हैं, वहां भी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आप हीटर जलाते हैं, वहां भी ऊर्जा निकल रहा है। आप बल्ब जलाते हैं, वहां भी ऊर्जा निकल रहा है। तो इस टाइप से हम विद्युत ऊर्जा का यूज कर लेते हैं। ठीक, तो अब ये सेल का आप थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए एक, कि सेल होता क्या है। तो सेल क्या होता है, यह विद्युत सेल एक युक्ति है, युक्ति मतलब डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलने का काम करता है। ठीक, ये सेल की एक छोटा सा डेफिनेशन है। नेक्स्ट, अब देखिए, हर सेल के पास आपने देखा होगा, बैटरीज देखा होगा अपने घरों में, हर सेल के पास 2 टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं सेल के पास। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा क्या होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। होता है कि नहीं, देखा है ना, 2 टर्मिनल होते हैं सेल के पास, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर हम इसको सेल मान के चल रहे हैं तो हमने यहां पे कह दिया कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात 2 चीजें हैं यहाँ पे, अब ध्यान से सुनिए। अब ये सेल है, अब ये सेल के अंदर का हिस्सा जो कि एक आंतरिक भाग हुआ, और ये सेल के इस तरफ का हिस्सा क्या हुआ, बाहरी भाग हुआ। मतलब ये क्या है, आउटसाइड है, और ये क्या है, आंतरिक है। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, बाहरी के अंदर, सेल के अंदर वाली दुनिया में कि सेल के बाहर वाली दुनिया में? हम रहते हैं सेल के बाहर वाली दुनिया में। ठीक, तो हमको क्या दिखेगा, हमको केवल ये बाहर वाला दुनिया दिखेगा, और ये सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हम ये मान के चलते हैं कि जो धन आवेश होते हैं, धन आवेश जो होते हैं जिसका विभव ज्यादा होता है, उधर से धारा का प्रवाह होता है। तो अगर यहां से धन आवेश चलना स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे ऐसे चलेंगे और फिर कहां आएंगे, फिर यहां आके मतलब यहां आ जाएंगे। पॉजिटिव से चलना स्टार्ट किए, पॉजिटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव टर्मिनल तक आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि धन आवेश प्लस से माइनस की ओर जाता है। ठीक, बात समझ में आया। लेकिन ये तो हो गया बाहरी की दुनिया जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं। लेकिन अंदर क्या होता है, अंदर ये प्लस वाला माइनस की तरफ नहीं जाता है। अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर ये माइनस वाला प्लस की ओर जाता है। ठीक, क्या होगा, प्लस से माइनस से प्लस की ओर जाएगा, कौन, धन आवेश। ठीक, बाहर में क्या होगा, सेल के बाहर धन आवेश प्लस से माइनस की ओर, सेल के अंदर धन आवेश माइनस से प्लस की ओर जाएगा। ये इधर से फिर इधर ऐसे आएगा अंदर। ठीक, तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि सेल के अंदर धन आवेश, सेल के अंदर धन आवेश किधर जाएगा, अंदर की बात करें तो अंदर देखे रहिए यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ पे माइनस से हम प्लस की ओर बताएंगे, माइनस से प्लस की ओर जाएगा। अगर हम बात करेंगे सेल के बाहर, तो सेल के बाहर जो धन आवेश होगा यानी पॉजिटिव आवेश हमारा, वो किधर जाएगा, प्लस से इस पॉजिटिव वाले टर्मिनल से निगेटिव की तरफ। तो हम बोल सकते हैं प्लस से माइनस की ओर। तो ये 2 बात आप हमेशा ध्यान देंगे। जब आप कभी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल के बाहर धन आवेश किधर मूव करता है, तो आप बताएंगे प्लस से माइनस, अंदर माइनस से प्लस। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फिर इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स धन आवेश के विपरीत गति करता है। फिर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स धन आवेश के विपरीत गति करता है। अगर हमारा धन आवेश माइनस से प्लस जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स फिर प्लस से माइनस जाएंगे।
अगर हमारा धन आवेश प्लस से माइनस जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसके विपरीत जाएंगे, यानी कि माइनस से प्लस। तो हम यहाँ पे एक बात नोट करके लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा धन आवेश के विपरीत गति करता है। किधर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स? धन आवेश का हमेशा विपरीत। अगर धन आवेश माइनस से प्लस जा रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन फिर प्लस से माइनस जाएगा, उसका अपोजिट। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था सेल की परिभाषा, अभी हम लोगों ने जाना यहां तक। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेल के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बैटरी लगा दिया और वो फिर विद्युत धारा का प्रवाह करने लगा, ऊर्जा दे दिया इलेक्ट्रॉन्स को गति करने के लिए, धक्का दे दिया। ठीक, सेल के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तब जाके वो रासायनिक ऊर्जा से हमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है ऊर्जा को। ठीक, तो ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं सेल के अंदर से, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और आपके केमिस्ट्री टीचर इसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक, तो मैं तो केमिस्ट्री का टीचर हूं नहीं, तो मैं अच्छा तो पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन फिर भी अब चूंकि पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आ गया है, तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये सेल के अंदर क्या होता है और ये सेल कैसे काम करता है। ठीक, सबसे पहले देखिए आप, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक है H2SO4, दूसरा मॉलिक्यूल्स है ZnSO4। ठीक, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 और ZnSO4। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी कंपाउंड के किसी भी मॉलिक्यूल्स पे कैटायन होता है और एनायन होता है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश किस फॉर्म में रहते हैं? आयन के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे H2 के पास क्या रहेगा? दो प्लस के आयन रहेंगे और इसके पास दो ऋण आयन रहेंगे। ठीक, Zn के पास भी प्लस प्लस और SO4 के पास भी माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे? ऋण वाले। और ये कौन से हैं? धन वाले, धन आयन ऋण आयन। ठीक, इतनी बात आप समझते होंगे केमिस्ट्री में अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये वाला जो H2SO4 है, इसके पास -15 जूल ऊर्जा है। कितना ऊर्जा है? -15 जूल। ZnSO4 के पास हम बोलते हैं कि ये -20 जूल इसके पास ऊर्जा है। इसके पास -15, इसके पास -20 जूल ऊर्जा है। अब हम चाहते हैं कि इस ZnSO4 को और H2SO4 को तोड़ना हम चाहते हैं, ZnSO4 को और H2SO4 को। और ये तोड़ना बड़ा मुश्किल है इन दोनों को। मुश्किल क्यों है? क्योंकि अगर हम इन दोनों को तोड़ना चाहेंगे तो इसके पास हम देख रहे हैं कि -15 जूल ऊर्जा है, इसके पास -20 जूल ऊर्जा है। और ये तभी टूट सकते हैं जब हम माइनस को प्लस से करेंगे, माइनस प्लस मिलके शून्य मिलता है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कुछ ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और वो ऊर्जा कितनी लगानी पड़ेगी? अगर यहाँ पे -20 ऊर्जा है तो हमें यहाँ पे +20 का ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तब जाके ZnSO4 टूटेगा। यहाँ पे कितनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी आपको? -15 है तो आपको +15 जूल ऊर्जा लगा के H2SO4 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आया यहां तक? अब देखिए, अब ये जो SO4 है, यहाँ पे जो SO4 है, इसके पास दो चॉइस दी जाती है। दो चॉइस दिया जाता है कि बताओ भैया तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? क्या तुम Zn के साथ रहना पसंद करोगे या फिर H2 के साथ रहना पसंद करोगे? तो ये बताइए आप, ये SO4 किसके साथ रहना पसंद करेगा? ठीक, किसके साथ रहना पसंद करेगा? तो ये SO4 Zn के साथ रहना पसंद करेगा। Zn के साथ रहना पसंद क्यों करेगा? क्योंकि ZnSO4 जल्दी नहीं टूटेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको -+20 का ऊर्जा लगाना पड़ेगा इसको तोड़ने के लिए। यहाँ पे केवल ये 15 ऊर्जा लगा के टूट सकता है। तो वो H2SO4 के साथ रहना पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो जल्दी टूट जाएगा। ZnSO4 ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्थिर है, तो वो जल्दी नहीं टूटेगा। तो ये SO4 चाहेगा कि ये Zn के साथ दोस्ती करे और उसके साथ रहे। ठीक, यहां तक बात समझ में आई?
अगर ये जो जो चीज है ZnSO4 जो जिसके साथ SO4 रहना चाह रहा है, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें इसको तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कि ये ज्यादा ही हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव इन द सेंस ये काफी क्रियाशील है। ठीक, रिएक्टिव को हम हिंदी में क्रियाशील बोलते हैं शायद। ठीक, तो ये क्या होगा, काफी अत्यधिक क्रियाशील होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब सेल के अंदर हम देखते हैं कि इनका रोल कॉल क्या है, और आप भली ध्यानपूर्वक आप समझिए। हमने क्या किया, ये हमने एक बैटरी बनाया, ये हमने एक बैटरी बना दिया, और बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, और ये विलयन किसका होता है, ये विलयन हमने बनाया ऐसे, और ये विलयन जो होता है बैटरी के अंदर, ये होता है H2SO4 का। किसका, H2SO4 का। ठीक, H2SO4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2 के पास प्लस प्लस का 2H प्लस प्लस, दो धन आयन है। ठीक, SO4 के पास, अगर इसके पास दो धन आयन है तो इसके पास दो ऋण आयन होंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं। H2SO4 क्या है, एक विलयन है जो कि सेल के अंदर हमने भरा है। ठीक, अब देखिए, हर सेल में ना दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड हम किसे बोलते हैं, ये धातु की बना एक प्लेट होता है, धातु की बनी प्लेटें होती हैं सेल के अंदर दो, जिनको हम की इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तब यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने एक धातु का प्लेट लिया, जिसको आप क्या बोलेंगे या फिर क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो ये जो हमारा धातु का प्लेट है, ये किस चीज का बना हुआ है, Zn का बना हुआ है, यानी कि जिंक का बना हुआ है। ठीक, अब देखिए, अब क्या होगा, ये जो Zn है और ये जो SO4 है, जैसा कि हम यहाँ पे अभी समझे थे, ये SO4 चाहता है कि Zn की तरफ जाए, और Zn भी चाहता है ये SO4 के साथ मिलना। ठीक, ये भी इसके करीब जाना चाहता है, और Zn भी SO4 के करीब आना चाहता है। दोनों की इच्छाएं हैं, लेकिन ये जाएंगे कैसे। ठीक, बात तो ये है कि ये अगर जानना चाहते हैं, अगर ये Zn इसके तरफ आके ये ZnSO4 बनाना चाहता है, तो ZnSO4 बनाने के लिए ये बनाएगा कैसे, इसको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये Zn के पास क्या कोई आयन है, अभी नहीं है, इसके पास आयन नहीं है, लेकिन इसके पास SO4 के पास दो ऋण आयन हैं। अगर यहाँ पे माइनस है, तो अगर इसको इसके तरफ जाना है तो क्या चाहिए, हमारे फिजिक्स में लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं कि जब दो विपरीत आवेश होंगे तभी वो एक दूसरे के करीब जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे माइनस का दो है, तो यहाँ पे प्लस का भी दो होना चाहिए जिंक के पास, वरना ये नहीं जा पाएंगे, ये ZnSO4 नहीं बना पाएगा। तो अगर इसको ZnSO4 बनाना है, तो ये Zn के पास ये मजबूरी हो जाती है कि ये अपने पास प्लस का आयन लेके आए। कितना प्लस का आयन लेके आए, दो प्लस का आयन लेके आए। ठीक, Zn है क्या है हमारा, एक Zn हमारा एक एटम है, परमाणु है। ठीक, अब इसको अगर Zn प्लस प्लस दो बनाना है, अगर इसको Zn प्लस प्लस दो बनाना है, तब ये क्या करेगा कि अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। अगर अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन जो कि ऋण आवेश होते हैं उनको अगर निकाल देता है, तो इसके पास ये गेन क्या कर लेगा, दो धन आयन गेन कर लेगा। ठीक, तो अब इसके पास तो प्लस प्लस भी हो गया, इसके पास प्लस प्लस हो गया क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिया। तो ये आसानी से ZnSO4 बना सकते हैं, बना लेगा ना। ये Zn के पास दो धनावेश है और इसके पास दो ऋण आयन है, धन आयन ऋण आयन, माइनस माइनस प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे और ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा। ठीक, लेकिन ZnSO4 तो बना लेगा, लेकिन बट ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसने भगाया है अपने अंदर से, वो कहाँ गया, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहां से यहां आ जाएंगे ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसने अपने अंदर से भगाया है दो ठो, ये कहाँ आ जाएंगे, ये ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे जो धातु का प्लेट है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, यहाँ पे आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गेट बंद है।
ये हमने इलेक्ट्रोड को बंद रखा है, गेट बंद है। अब वो उसको जाना है बाहर, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को, जिसको जिंक ने भगाया है अपने अंदर से। अगर उसको बाहर जाना है तो ये जरूरी बन जाता है कि उसको रास्ता चाहिए। रास्ता नहीं मिलेगा तो वो कैसे भागेगा, कैसे जाएगा? नहीं जा पाएगा ना। तो उसको भगाने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक धातु का एक अलग सा प्लेट लिया, और वो प्लेट हमने लिया कॉपर का बना हुआ, ठीक, जिसको आप इसको भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे। तो ये जो है हमारा, ये कॉपर का बना हुआ, कॉपर का ही हमने क्यों लिया? क्योंकि कॉपर एक सर्वोत्तम माना जाता है धातु, इसलिए हमने कॉपर का ही लिया, ठीक। और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसको हमने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एक चालक लगाया हमने यहाँ पे कुंजी लगा दिया, और यहाँ पे बीच में हमने रेजिस्टेंस या प्रतिरोध या फिर कोई बल्ब वगैरह लगा दिया, और फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? इस जिंक वाले इलेक्ट्रोड के साथ। जैसे ही आप जिंक वाले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन्स को फिर रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फिर रास्ता मिल गया तो आसानी से इधर जिंक के बाहर चले जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो ये Zn प्लस 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 SO4 माइनस माइनस ये क्या बना लेंगे? ये ZnSO4 बना लेंगे। बात समझ में आई? बना लेंगे ना, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकले थे वो फिर कॉपर वाले धातु में आ गए, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉपर वाले धातु में आए हैं, ये तो हो गया, इनका काम तो हो गया, इनकी दोस्ती हो गई ZnSO4 की। अब बात करते हैं कि फिर यहां से SO4 जो चला गया तो बताइए फिर इसका क्या होगा? ये तो गम के आंसू में रोएगा ना, कौन? H++। तो ये क्या करेगा? ये जो H++ है, यहां से जो निगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना, ये इसके तरफ फिर अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। कौन? ये जो हमारे पास H++ वाला आयन है, यहां से जो निगेटिव वाले आयन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे फिर प्लस माइनस बनेगा, और ये हाइड्रोजन इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक। और इसके तरफ ये जब अट्रैक्ट होगा 2H++ किसके साथ? 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्ट होगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और उदासीन होके क्या बना लेता है? ये उदासीन यानी न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल होके ये बना लेता है हाइड्रोजन गैस बना लेगा, ठीक। तो फिर इस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन गैस जो बनता है ये फिर बुलबुलों के रूप में, बुलबुला समझ रहे हैं ना, बबल्स के रूप में ये हाइड्रोजन गैस इधर से फिर बाहर निकल जाते हैं। इधर से फिर किधर निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना? तो इस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं पॉजिटिव, इस वाले इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम निगेटिव बोलते हैं, ठीक। पॉजिटिव वाले को हम कैथोड भी बोलते हैं, कैथोड। निगेटिव वाले को हम एक नाम से और जानते हैं, एनोड, ठीक। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लगातार इलेक्ट्रॉन्स जिंक से इधर जाते रहते हैं और इधर से H+ के आयन आते रहते हैं, और फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लगातार मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर गति कर रहा है तो हमें कार्य मिलेगा। तो हमने अगर इसके रास्ते में कोई बल्ब लगा दिया, कोई फैन लगा दिया, कोई टीवी लगा दिया, तो उसको चलाते जाएगा और हमें अपना कार्य मिल जाएगा, ठीक। तो बात समझ में आई? तो ऐसे ही ये काम करता है सेल। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और हमारा सेल वर्क करता रहेगा। अब मुझे आप एक चीज का आंसर बताइए कि ये सेल कब तक काम करेगा? क्या ये आजीवन काम करेगा? हैं? कभी नहीं समाप्त होगा? अनुष्का बताओ, क्या ये सेल हमेशा काम करेगा? तो आंसर है कि नहीं करेगा। कब तक करेगा ये सेल काम? ये सेल तभी तक काम करेगा जब तक इसके अंदर H2SO4 मौजूद है या फिर जिंक मौजूद है। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज समाप्त हो जाता है सेल के अंदर, तो ये फिर सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक। तो ये था सेल के बारे में। अब इसके बाद हम अगला टर्म लेने जा रहे हैं, जो कि हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, ठीक। जिसको मैं रफ कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको सेल समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। हमने प्रतिरोध का डेफिनेशन अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो अब हम जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध हम किसे कहेंगे। तो देखिए, आंतरिक प्रतिरोध
कब उत्पन्न होता है? जब सेल के अंदर जो SO4 है, SO4 वाले जो आयन हैं वो सेल के अंदर जब चलते हैं, यहाँ SO4 है और उसको यहाँ चल के यहाँ जाना है। SO4 इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले काफी बड़ा होता है और ये जो SO4 वाला परमाणु है ये जब यहाँ से चल के यहाँ जाएगा तो इसके ये रास्ते में बहुत सारे एटम से, बहुत सारे परमाणुओं से टकराता है और हमने पढ़ा है कि टकराने से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो जब ये SO4 चलता है सेल के अंदर तो फिर सेल के अंदर एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। चूंकि ये अंदर होता है तो इसलिए हमने इसका एक नया नाम रखा आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल के अंदर उत्पन्न होने वाला प्रतिरोध किसके कारण? आयन की वजह से, जिसे हम कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं स्मॉल r से। ठीक, किससे दर्शाएंगे? स्मॉल r से। तो इसकी परिभाषा क्या है कि वैद्युत अपघटय के द्वारा, वैद्युत अपघटय यानी जो हम उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस कर रहे हैं सेल के अंदर, ऊर्जा का परिवर्तन, तो विद्युत अपघटय के द्वारा सेल के अंदर गतिमान आयन प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अब ये आंतरिक प्रतिरोध के बहुत सारे प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे हमने प्रतिरोध का पढ़ा था, प्रतिरोध का हमने प्रभावित करने वाले कारक क्या पढ़ा था? एक फार्मूला देखा था, R बराबर ρL/A। ठीक, ये देखा था। तो इसी के आधार पे इसके भी प्रभावित करने वाले कारक हैं जो कि सिमिलर है। अगर ये आपको आता है तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने से R बढ़ता है। R यानी आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। इलेक्ट्रोड यानी जो हमने धातु की प्लेटें लगाई थी सेल के अंदर, तो वो धातु की प्लेटों के बीच, जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, अगर उनकी हम दूरियां बढ़ा देंगे तो R बढ़ जाता है। यहाँ देखिए L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा ना। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरियां आप बढ़ाएंगे तो R बढ़ जाता है। R क्यों बढ़ता है? तो R इसलिए बढ़ता है क्योंकि अगर आप प्लेटों के बीच की दूरियां दूर कर देंगे तो SO4 को यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में ज्यादा दूरी कवर करना पड़ेगा। तो जितनी दूरी कवर करेगा उतना ही टकराव होगा, परमाणुओं से टकराएगा और प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रोड को ज्यादा डुबाने से R घटता है। इलेक्ट्रोड को ज्यादा डुबाने से सेल के अंदर जो SO4 का सॉल्यूशन है उसके अंदर जब इलेक्ट्रोड को ज्यादा डुबाएंगे तो R घटता है। R क्यों घटता है? क्योंकि ज्यादा डुबाते हैं आप तो उसका सेल का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो बढ़ जाता है। तो जब एरिया बढ़ेगा तो R घटता है। तो ज्यादा डुबाने से फिर क्या होगा? R घटता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। एरिया ज्यादा डुबाएं आप तो क्षेत्रफल बढ़ा तो R घटेगा। ठीक, इसीलिए हम देखते हैं ना कि ऐसा बोलते हैं ना कि बैटरी में पानी खत्म हो गया है या पानी कम है। ठीक, तो ऐसा इसलिए हम बोलते हैं। वो बैटरी में पानी का कम होना, ज्यादा होना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। बैटरी में ज्यादा पानी होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? R घटेगा क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर बैटरी में पानी कम हुआ तो R बढ़ जाएगा। बैटरी में पानी ज्यादा हुआ तो R घट जाएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? A पर, एरिया पर। ठीक, नेक्स्ट है तापमान बढ़ाने से R घटता है। तापमान बढ़ेगा किसी भी चीज का, अगर आप उसके अंदर सेल का तापमान बढ़ा देते हैं तो जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से क्यों घटता है? तो इस पे भी हमने बहुत पहले चर्चा कर लिया है कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि जो लिक्विड होता है, जो हमारा तरल होगा, जिसको हम बोलेंगे वैद्युत अपघटय, वो क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जब वो पतला हो जाएगा तो जो धारा होगी वो आसानी से फ्लो कर सकती है। आसानी से क्यों फ्लो कर रही है? क्योंकि उसका आंतरिक प्रतिरोध घट चुका है। अगर आंतरिक प्रतिरोध घट चुका है, कोई अवरोधन उत्पन्न हो ही नहीं रहा है, तो धारा तेजी से फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो तापमान बढ़ाने से R घट जाता है। ठीक, अब ये था आंतरिक प्रतिरोध। अब मुझे आप बताइए, ये R का घटना अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो आंसर है कि ये R का घटना बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? कि अगर R घट जाता है तो धारा की मात्रा बढ़ जाएगी, धारा बहुत ही मात्रा में प्रवाह करना स्टार्ट कर देगा। और जब धारा बहुत मात्रा में प्रवाह करेगा तो हमारा जो भी धातु होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक,
गर्म हो जाएगा। आप गुस्सा करते हैं, गर्म होते हैं, और जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, नुकसान होता है, आपका लॉस होता है। तो इसी टाइप से जब ज़्यादा गर्म हो जाएगा हमारा धातु तो फिर ऊर्जा का लॉस होगा, नुकसान होगा। जैसे कि आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो आपकी मोबाइल की बैटरी गर्म हो जाती है। जब आप घंटों तक बातें करते हैं अपने मोबाइल फोन से तो भी आपकी बैटरी गर्म हो जाती है। तो गर्म हो जाती है तो उससे ऊर्जा की लॉसेस, एनर्जी की लॉसेस यानी नुकसान बढ़ जाता है। अगर आप किसी ठंडे जगह पे आप बैटरी को रखते हैं तो उससे होने वाले ऊर्जा का लॉस अगर 1 गुना है तो गर्म होने के बाद जो ऊर्जा का लॉस होता है वो लगभग 4 गुना हो जाता है। ठीक, बात समझ में आई? तो लॉस बढ़ जाता है किसी भी चीज को गर्म होने पे। और यदि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? क्या होगा नहीं जानते? ब्लास्ट होगा, ब्लास्टिंग होगा। आपने सुना है ना कि मोबाइल फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाता है। तो आप इन सब चीजों से बच के रहें। तो आप जब भी बैटरी चार्ज करते हैं मोबाइल फोन का तो हमेशा क्या करें, दरवाजे खिड़कियां खुला रखें ताकि जो बैटरी गर्म हो रही है चार्ज के समय आपका मोबाइल फोन, उससे हीट यानी उष्मा बाहर तापमान बाहर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में निकल सके आसानी से। ठीक, और साथ में बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो ऐसा चार्जर खोजते हैं जो कि जल्दी से मोबाइल फोन को चार्ज कर दे। ठीक, आधे घंटे में बैटरी फुल कर दे। तो आप इन चक्करों में मत पड़े। वो चार्ज तो करेगा आधे घंटे में फुल बैटरी, लेकिन जितना चार्ज करेगा उतना ही आपके मोबाइल फोन को काफी गर्म कर देगा। तो आप इन चक्करों में ज्यादा ना पड़े। ठीक, तो ये था जनरल चीजें। तो हमने पढ़ा आज सेल के बारे में और आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। आगे की जो टॉपिक होंगी, आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत वाहक बल क्या होता है, साथ में और चीजें पढ़ेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। तो इसी के साथ इस पार्ट को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में।